नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अगले बिंदु पर। पहले अपन पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा था प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत होते हैं जो अपन डायरेक्ट उनको, जैसे खनन के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, ये प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जैसे दाब है, ताप है, घनत्व है, पीवीटी। इसके अलावा जैसे उल्काएं हैं, वो भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आती है। इसके अलावा जिसके अंदर अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आते हैं। आज अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। अप्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप, यानी कि भूकंप तरंगों के माध्यम से अपन पृथ्वी की सतह के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे भूकंप और भूकंप के तरंगों के बारे में। देखिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है, भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी यानी कि कठोर शैल से बनी होती है। कठोर शैल, शैल का अर्थ है चट्टान, यानी कि विभिन्न शैल किससे बने होते हैं? ये तत्वों से, खनिज से शैल बने होते हैं। तो ये जो पृथ्वी की शैल है, ये भूप्रपट्टी का भाग है। और इसके नीचे क्या होता है कि भूगर्भ के अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है। और जब ये ऊर्जा विभिन्न दरारों के माध्यम से, दरार को ही कहते हैं फॉल्ट, दरार को ही भ्रंश कहते हैं। दरार को ही क्या कहते हैं? भ्रंश। दरार और भ्रंश एक ही चीज है और इसको ही फॉल्ट कहते हैं। FOLT, यानी कि दरार, भ्रंश, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि ऊर्जा की मात्रा अधिक संचित हो जाती है। जब वो ऊर्जा एकाएक किसी दरार के माध्यम से, यानी कि दरार क्या होता है कि ऊर्जा अधिक संचित हो जाती है, जब बाहर निकलती है, तो ये दरार के सहारे जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो दरार के दोनों तरफ के किनारे हैं, वे विपरीत दिशा के अंदर खिसक जाते हैं। इधर वाला इधर खिसक गया और इधर वाला इधर खिसक गया। जब ये विपरीत दिशा के अंदर खिसकते हैं और ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर आती है। ऊर्जा किस रूप में बाहर आती है? तरंगों के रूप में। तो ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर आती है ना, तो इससे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ये विपरीत दिशा में खिसकते हैं। इससे क्या होता है? कंपन होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? भूकंप। और जब ये ऊर्जा, अपन जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अपन ने कहा है ये ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न होती है? भूगर्भ के अंदर। ध्यान से सुनना, कहाँ पर? भूगर्भ। भूगर्भ का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है और बाहर आती है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये ऊर्जा, जिस बिंदु से ऊर्जा स्टार्ट होती है बाहर निकलना, जिस बिंदु से, उस बिंदु को कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। भूकंप मूल का ही दूसरा नाम है अवकेंद्र। भूकंप मूल का ही दूसरा नाम क्या है? अवकेंद्र। अवकेंद्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। अब क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन मैं फिर कहता हूं, अपने को केवल 11वीं कक्षा की दृष्टि से तैयारी नहीं करनी, अपने को तो अपने आगे के भविष्य के ध्यान में रखते हुए उसकी दृष्टि से भी पढ़ना है। तो अवकेंद्र क्या होता है? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अवकेंद्र क्या होता है। तो अवकेंद्र क्या होता है? भूगर्भ के अंदर, ध्यान से सुनना, भूगर्भ के अंदर का वह केंद्र जहां से ऊर्जा, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, भूगर्भ का वह बिंदु जहां से ऊर्जा तरंग के रूप में मुक्त होती है, यानी कि ये भूगर्भ के अंदर होता है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं। और जब ये ऊर्जा निकलती हुई भूपृष्ठ पर आती है, कहां पर आती है? पृथ्वी के पृष्ठ की क्या कहते हैं? भूपृष्ठ। भूपृष्ठ पर आती है तो सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती है ना, सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती है उस बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती है उस बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। अब देखिए ये अधिकेंद्र की परिभाषा लिखी हुई है, धरातल का वह बिंदु, धरातल या भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम भूकंप तरंगे पहुंचते हैं। भूकंप तरंगे धरातल के ऊपर सबसे पहले
पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। अब भूकंप मूल यानी कि अवकेंद्र व अधिकेंद्र के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। न्यूनतम क्यों रहती है, क्योंकि आप लोगों ने 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा गणित के अंदर कि जब अपन किसी दो लंब डालते हैं तो उनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है, वो सबसे न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ से इनके मध्य की दूरी क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको आपकी बुक के अंदर लिख रखा है ऊर्ध्वाधर। जब आप लोग सीधी किताब पढ़ें तब हो सकता है कि आप लोगों ने 10वीं तक किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं ये सीधी परपेंडिकुलर, जैसे मतलब ये है, ये तो क्या है, क्षैतिज है, और इसके ऊपर ये जो रेखा है ना सीधी ऊपर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये जो सीधी दूरी होती है ये ऊर्ध्वाधर दूरी, और ये दूरी किसके मध्य होती है, अधिकेंद्र व अवकेंद्र। अवकेंद्र व अधिकेंद्र के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, लंबवत होती है। 90 डिग्री का लंबवत एक ही बात, उसी को ही लंबवत कहते हैं, उसी को ही परपेंडिकुलर कहते हैं, उसी को ही ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अब देखिए, जब ये भूकंप के तरंगे बाहर आते हैं तो किससे मापते हैं, अपन पानी को लीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं। तो ये जो भूकंप तरंगे होते हैं इसका भी तो किस यंत्र से मापन करते हैं, जिस यंत्र से मापन करते हैं ना उसे कहते हैं सिस्मोग्राफी। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी यंत्र। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी यंत्र। जिस यंत्र से इसको मापा जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफी यंत्र कहा जाता है ना। अब देखिए, अपन अब आगे पढ़ेंगे कि ये भूकंप तरंगे बाहर आते हैं और ये तरंगों के रूप में बाहर आते हैं। तो ये तरंगे की कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, भूकंप तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है भूगर्भिक तरंगे और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो तरंगे बाहर निकलती हैं ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली कौन सी, भूगर्भिक तरंग, दूसरी धरातलीय तरंग। अब जो भूगर्भिक तरंग है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग, पी को इंग्लिश में प्राइमरी, एस को सेकेंडरी। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंग, यानी कि जब ये भूगर्भ से ये जो तरंगे निकलती है ना, इन तरंगों को दो भागों में बांटा है, भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग। अब जो भूगर्भिक तरंग है ना उसको फिर दो भागों में बांटा है। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी तरंग किसे कहते हैं, पी तरंग की विशेषता क्या है, एस तरंग किसे कहते हैं, एस तरंग की विशेषता क्या है, धरातलीय तरंग की विशेषता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है जब बड़े लेवल की परीक्षा देते हैं। तो पी तरंग क्या होती है, यानी कि तरंगे कैसी होती है। तरंगे देखिए, मैं आपको एक नॉर्मली डायग्राम से बता देता हूँ। तरंगे इस रूप में होती हैं। ये क्या है, एक तरंग के रूप में, लहर के रूप में है। तरंग लहर एक ही बात है, ठीक है। तो तरंगे कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राइमरी तरंग कहते हैं। एस तरंग को सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग कहते हैं। पी तरंग क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बारे में नहीं पढ़ा है चूंकि इसके आगे की विशेषता बताऊंगा, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है, तीव्र गति से। पी तरंग की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तीव्र गति मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक। पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है। सबसे पहले गति सर्वाधिक होती है तो भूपृष्ठ पर क्या होगी, सबसे पहले पहुंचेगी, भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है। और ये इस तरंग की विशेषता, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस तरंग की विशेषता क्या है, इस तरंग की विशेषता है ये ध्वनि तरंग के समान होती है। अब ध्वनि तरंग की विशेषता क्या होती है याद ही नहीं है, तो ध्वनि तरंग की विशेषता भी मैंने यहाँ पर लिखी है कि ध्वनि तरंगों की दिशा, ये आगे पढ़ लेंगे, चलो मैं पहले बाद में पढ़ लेंगे। यानी कि इनकी जो तरंगों की विशेषता है ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। और एक दूसरी विशेषता, अच्छी विशेषता है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ऐसी कौन सी तरंग है जो तीनों अवस्थाओं के अंदर गति कर सकती है, तो कौन सी तरंग है, पी तरंग, जो ठोस पदार्थों में भी गति कर सकती है,
द्रव में भी गति कर सकती है और गैस में भी गति कर सकती है। हो सकता है किसी को ये नहीं पता हो, द्रव किसे कहते हैं, लिक्विड जैसे पानी है, ये तेल है, इस प्रकार के पदार्थ। ठोस तो आपको पता ही है ना, जो कठोर पदार्थ होते हैं वो ठोस पदार्थ होते हैं। और गैस का पता ही है, जो वायुमंडल के अंदर, यानी कि जो पी तरंग है, भूगर्भिक तरंग की कौन सी तरंग, पी तरंग, जो तीनों अवस्थाओं के अंदर गति करती है। दूसरी तरंग कौन सी है, एस तरंग है, इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। और ये अच्छा है, ये केवल और केवल ठोस भाग के अंदर, यहां से आगे से अपन और समझेंगे तो इसको ध्यान से देख लेना कि ये केवल और केवल किसके अंदर गति करती है, ठोस के अंदर। केवल किसमें गति करती है, ठोसों में। कौन सी तरंग केवल ठोसों के अंदर गति करती है, तो ऐसे तरंग केवल ठोसों के अंदर गति करती है। अब देखिए भूगर्भिक तरंग कंप्लीट हो चुकी है अपन, भूगर्भिक तरंग दो, पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ध्वनि तरंगों के समान, और ये एस तरंग है ना। अब है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग किसे कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, है ना। भूगर्भिक तरंग और धरातलीय सेलों के मध्य, यानी कि जैसे ये भूगर्भिक तरंग है और ये धरातल की सेलें हैं, सेल का अर्थ मैंने पहले ही कहा था चट्टान। धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरएक्चुअल, यानी कि ये धरातल है, जैसे कोई तरंग आगे से आगे गति कर रही है और धरातल के साथ क्रिया कर रही है, तो इनके मध्य क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया, इनकी मध्य क्रिया, इंटरएक्चुअल एक्टिविटी, अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे कौन सी तरंग की उत्पन्न होती है, धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग किन तरंगों पर निर्भर है, भूगर्भिक तरंगों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है ना। तो ये पृथ्वी की भूतल पर, धरातल पर सबसे अंत में अभिलेखित होती है। सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग कौन सी है, सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग धरातलीय तरंग है। इसके बाद सर्वाधिक विनाशकारी होती है। देखिए सबसे अधिक गति पी तरंग की है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी है, सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंग है। अब है सेल विस्थापित होती हैं। सेल का अर्थ यानी कि प्लेटें, सेल विस्थापित होती है, भूपृष्ठ विस्थापित होता है और इमारतें ढह जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन, कि कौन सी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है और आपको उस ऑप्शन में दे दे पी एस एल, तो सब सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी होती है, एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सर्वाधिक गति किस कौन सी तरंग की होती है, कौन सी तरंग की होती है, पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है। और ऐसी कौन सी तरंग है जो केवल ठोसों के अंदर गति करती है, केवल ठोसों के अंदर एस तरंग गति करती है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण, यानी कि ये जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये संचरित होते हैं। तो संचरित होती हैं तो इनकी विशेषता क्या है और किस प्रकार से संचरित होती हैं। अपन ने पढ़ा है कि पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है, तो ये गति किस प्रकार से करती है, तरंगों की दिशा के समांतर। ये जो कंपन होता है वो तरंगों की दिशा के समांतर होता है। कंपन तरंगों की दिशा के समांतर होता है। जैसे कि ये कंपन है, ये तरंग की दिशा है और कंपन की दिशा भी यही है, दोनों एक ही दिशा के अंदर। तरंग और कंपन की दिशा एक ही होती है। कौन सी तरंग के अंदर, पी तरंग के अंदर। पी तरंग के अंदर कंपन की दिशा प्लस तरंग की दिशा, कंपन की दिशा और तरंग की दिशा पी तरंग के अंदर एक ही होती है, दोनों समांतर होते हैं, है ना। और घनत्व में भिन्नता आती है, संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है और घनत्व में भिन्नता आती है। यहाँ से आपको हो सकता है कि आप लोग पहले पढ़े या नहीं पढ़े, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व का सूत्र लिख देता हूँ मैं नॉर्मली। घनत्व इसको डी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी कहते हैं, और इसको द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन इसका सूत्र होता है। यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें
डी इज इक्वल एम अपॉन में वी। इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ोगे तब तक आपको घनत्व के बारे में पता होना चाहिए कि घनत्व होता क्या है। ध्यान से देखना। देखिए, आप घनत्व कभी नहीं भूलेंगे। आपने लिया एक तो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, एक इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब देखिए, आयतन का मतलब क्या होता है, आपने हो सकता है छोटी क्लासों के अंदर नहीं पढ़ा होगा। आयतन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं आयतन। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसने जितनी जगह घेर रखी है ना, वो इसका आयतन है। जैसे ये बोर्ड है, इसने जितनी जगह घेर रखी है वो आयतन है ना। यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई वो जगह को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब देखिए, अपने को तो क्या पढ़ना है, घनत्व, क्योंकि पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आयतन, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि आयतन किसे कहते हैं। घनत्व पढ़ेंगे, मास, द्रव्यमान m, है ना। अब d इज इक्वल एम अपॉन में वी, डी इज इक्वल एम अपॉन में वी। यहां से मैंने बताया था क्या, पहले वाले वीडियो में भी इस तरीके से बताया था, किसी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान अधिक है, आयतन कम है, द्रव्यमान अधिक है, आयतन कम है। देखिए, आपने लिया एक 1 किलो का बाट, दूसरा उतने ही आयतन का मतलब वैसी ही आकृति का आपने लिया एक लकड़ी का टुकड़ा, तो सबसे कम वजन किसका हुआ, कम वजन हुआ लकड़ी के टुकड़े का। कम में समान भाग लगा, उत्तर क्या आएगा, कम। दूसरी तरफ आपने क्या लिया, एक लोहे का टुकड़ा लिया। लोहे का टुकड़ा और लकड़ी का क्या है, आयतन एक समान है। आयतन एक समान है तो नीचे से तो भाग उतना ही लग रहा है। देखिए, इसको मैं ये बता देता हूं, d इज इक्वल, जैसे d इज इक्वल एम अपॉन में v। जैसे एक लोहा है, लोहा है 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का लोहा। दूसरी तरफ है उतनी ही आकृति का लकड़ी का टुकड़ा है 100 ग्राम का, ठीक है। अब अपने को तो क्या ज्ञात करना, और अपना आयतन मान लेते हैं 2, 2 का मतलब दोनों ही एक समान है, ठीक है। तो d अपन लोहे के लिए लिखते हैं, d लोहा इज इक्वल m कितना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, बट्टे कितना 2, तो उत्तर कितना आ गया 500। और दूसरी तरफ अपने लिखें लकड़ी वाला, तो लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, m कितना 100 बट्टे आयतन कितना 2 माना है दोनों का ही, तो उत्तर कितना आया 50। तो आयतन अधिक किसका है, डेंसिटी अधिक किसकी है, लोहे की। वैसे याद रख लेना, जिसके अंदर वजन ज्यादा हो, कम जगह घेरे, उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जिसके अंदर वजन ज्यादा हो, है ना। तो अपन लोगों ने पढ़ रहे हैं कि ये जो पी तरंग होती हैं, क्या, कौन सी तरंग, पी तरंग, ये पदार्थ के घनत्व के अंदर भिन्नता ला देती हैं। घनत्व के अंदर भिन्नता कैसे लाती हैं, जैसे आप लोगों के पास आपने देखा होगा, आपके पास तकिया रहता होगा ना, आप लोग तकिए को दाब दे के क्या कर सकते हैं, जगह कम घेर सकता है। और मैंने कहा कम जगह घेरेगा तो उसको क्या कहते, आयतन क्या होगा, कम। आपने दाब दिया, उसका आयतन कम हो गया, तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कम का भाग लगेगा तो उत्तर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। तो जैसे किसी भी पदार्थ है, अपन जैसे मेरे पास ये डिब्बा है, ठीक है। अब इसका आयतन अधिक है, वजन कम है। इसको मैं यदि दाब दूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये सिकुड़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इसी प्रकार ये पी तरंग होती है ना, ये पदार्थ के ऊपर क्या, जैसे इस दिशा के अंदर कंपन हो रहा है, इसी दिशा के अंदर क्या लग रहा है, तरंग गति कर रही है, तो ये क्या करती है, पदार्थ पर संकुचित, या तो सिकुड़ती है या फैलाती है। यानी कि सीधा धक्का देती है, या तो सिकुड़ेगा या फैलेगा। तो पदार्थ की घनत्व के अंदर सिकुड़ेगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा, जब फैलेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पदार्थ के घनत्व के अंदर भिन्नता लाती है कौन सी तरंग, पी तरंग। पी तरंग की दूसरी विशेषता क्या है, समान
कंपन तरंगों की दिशा के समांतर, यानी कि जिस दिशा के अंदर कंपन हो रहा है उसी दिशा के अंदर तरंग की गति होती है। तरंग की गति और कंपन एक ही दिशा के अंदर होते हैं, और संचरण की दिशा में ही पदार्थ दबाव डालती है। मैंने कहा है जिस दिशा के अंदर संचरित होती है उसी दिशा के अंदर दबाव डालती है, और दबाव डालती है जिससे पदार्थ के घनत्व के अंदर क्या हो जाती है, भिन्नता आ जाती है। अब दूसरा एस तरंगे, कंपन तरंगों की दिशा के समकोण पर होता है। कंपन कैसा होता है, समकोण के अंदर। जैसे ये ऊपर की ओर इधर तरंग की दिशा है ना, इधर तरंग की दिशा है, ये तरंग की दिशा है, तो कंपन क्या होगा, इससे 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे तरंग के अंदर कंपन की दिशा व तरंग के संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे ये कंपन के संचरण की दिशा है, ये तरंग के संचरण की दिशा है, और कंपन क्या होगा, इसके लंबवत होगा। कौन सी में, एस में। ठीक है, रह जाएगा याद। एस तरंगों में ये है तरंग के संचरण की दिशा, ये है कंपन की दिशा, इनके मध्य कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। पी तरंग के अंदर क्या होता है, ये दिशा तो किसकी है, तरंग के संचरण की, और यही दिशा किसकी है, कंपन की। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर है। ये पीछे से आएगा तो इसके ऊपर दबाव डालेगा, दबाव डालेगा तो ये सिकुड़ेगा, है ना, तो ये संकुचन और फैला होता है। और ये लंबवत होती है तो इसके अंदर उभार और गर्त पड़ जाते हैं, या तो खड्डा हो जाता है या फिर ऊंचा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा देखिए तरंगे क्या होती हैं, प्रावर्तित भी होती हैं और आवर्तन भी होता है। प्रावर्तन क्या होता है कि इसके अंदर प्रावर्तित होकर वापस लौट जाते हैं, और आवर्तन के अंदर दिशा बदलती है। अब देखिए तरंगों के वेग में भी परिवर्तन होता है। तरंगों के वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा, यहाँ मैंने जो ये चिन्ह लगा रखा है ना, इसको कहते हैं समानुपाती। समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, क्या कहते हैं, समानुपाती। इसका मतलब होता है जब घनत्व बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है। पिछले मैंने एक नाम लिया था व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है बट्टा में, ये बट्टा में नहीं होता है। इसका मतलब होता है जब घनत्व बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। जैसे किसी पदार्थ का घनत्व अधिक है, जैसे ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है तो उसमें तरंग की गति सर्वाधिक होती है। सबसे कम घनत्व गैस का होता है तो उसमें सबसे कम गति भी किस में होगी, गैस में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। देखिए अपन लोगों को एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं कि अपन लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये पढ़ रहे हैं अपन कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर भौतिक भूगोल का अंदर, जिसके अंदर क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी की दो सोर्स हैं, एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि जब ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें एक नाम है भूकंप का। तो भूकंप के बारे में यहाँ पर आज अपन पढ़ा है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि ये पृथ्वी के अंदर कंपन क्यों होता है। अधिक अवकेंद्र किसे कहते हैं, भूगर्भ के अंदर का केंद्र। अधिक केंद्र किसे कहते हैं, बाहर का केंद्र। और इनके मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम। इनके मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। जिस यंत्र के द्वारा इनको मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी यंत्र, है ना। इसके बाद जो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंगे कितने प्रकार की, दो, पी और एस। पी तरंग की क्या विशेषता होती है, इनकी तीव्र गति होती है। सबसे पहले तीव्र गति होती है तो सर्वाधिक, सबसे पहले पहुंचती है। तीव्र होती है तो नॉर्मली बात है सबसे पहले पहुंचेगी। और इनकी विशेषता ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के अंदर ये गति करती है। और एस तरंग की विशेषता है ये केवल ठोस में गति करती है। फिर धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग क्या होती है, भूगर्भिक तरंग। धरातलीय तरंग क्या होती है, भूगर्भिक तरंग। भूगर्भिक तरंग व धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के द्वारा ये तरंग उत्पन्न होती है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सेल विस्थापित
हो जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं। ये घनत्व के बारे में मैंने बताया था। भूकंपीय तरंगों का संचरण, भूकंपीय तरंगों का संचरण के अंदर अपन ने बात की पी तरंग के अंदर कंपन की दिशा और तरंग की दिशा, दोनों की दिशा एक ही होती है। पी तरंग के अंदर, एस तरंग के अंदर दोनों की लंबवत होती है। और पी तरंग के अंदर जब एक दिशा होती है तो संकुचन या फैलाव होता है, लंबवत होती है तो या तो उभार आएगा, या फिर जैसे नीचे की ओर आ रहा है तो गर्त होगा, उभार और गर्त बनते हैं। और पी तरंग के द्वारा घनत्व में भिन्नता आ जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक, यदि अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर लगाएं, दूसरे विद्यार्थियों को भेजें। हाँ, थैंक यू।